अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान जब हम आपके सामने तैयार होकर आते हैं तो कोशिश करते हैं कि सिर्फ उन चीज़ों तक महदूद रहें जो आम घर में ख़वातीन मौजूद होती हैं, वो भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आज हमने अच्छी बात अपने लिए जिसका इंतखाब किया वो है सादगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको सादगी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। जैसे उनसे कहा जाए कि भाई सादगी की रविश को अपनाया जाए या आप सादगी को अपनाएं, तो उनका ये क्वेश्चन होता है और ये जवाब भी यही होता है कि भाई क्या हम कपड़े नहीं पहने, क्या हम अच्छे शूज़ नहीं पहने, क्या हम अच्छे से तैयार नहीं हों, क्या अपने बालों को ब्रश नहीं करें। ये सब चीज़ें जो हैं ये खुद नुमाई में नहीं आती, सादगी में आती हैं। अच्छा लिबास आप ज़रूर पहने, ये भी सादगी में आता है। अपने बालों में ब्रश करें, ये भी सादगी की अलामत है। अच्छे कपड़ों के साथ साथ आपके शूज़ भी अच्छे होने चाहिए, ये भी सादगी है। मगर खुद नुमाई और सादगी में बिल्कुल बारीक सी एक लाइन होती है जिसका फ़र्क आपको समझना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि खुद नुमाई वो चीज़ होती है जिसमें आप महंगे से महंगा लिबास पहनते हैं और फैशन के मुताबिक चलते हैं। जैसे बहुत सारे फ़ैशन हैं, हर गुज़रते वक्त के साथ या हर गुज़रते मौसम के साथ फ़ैशन का रंग भी बदल जाता है और आप उस फैशन के रंग में ख़ुद को रंगते हैं। वो खुद नुमाई में आता है, वो फैशन में आता है, वो सादगी में नहीं आता। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिस तरह से आप सिंपल शलवार कमीज़ से वेतन करते हैं या आप दुपट्टा जब भी लेते हैं तो वो एक सादगी में ही आता है। वो खूबसूरत भी लगता है मगर इसके साथ साथ सादगी में भी आता है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो किसी भी गैदरिंग में ख़ुद को फिट करने के लिए बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करते हैं। आया वो उनके ऊपर सूट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, आया वो खुद नुमाई उनके ऊपर बहुत ही बुरी क्यों ना लग रही हो, मगर वो करते हैं। एक शख्स होता है सादा, उसका लिबास अच्छा होता है, उसके बाद का तरीका अच्छा होता है, उससे बालों में ब्रश भी किया होता है, कट भी कराया होता है। और शायद बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी सादगी को अपने अंदर लेकर रखती हैं, अपने अंदर वो उस रंग में रंग जाती हैं, मगर उसके बावजूद वो बुरी नहीं लगती, खूबसूरत लगती हैं। तो कोशिश करें कि सादगी की रविश को अपनाएं। सादगी हर मौसम के साथ चलती रहती है, हर सीज़न इसका होता है, पूरा साल इसका होता है। इसमें कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं होता, बस वो लिबास या वो चीज़ होती है जो आपके ऊपर अच्छी लग रही होती है। तो बहुत सारे मसाइल हमने खुद अपनी ज़िंदगियों में पैदा किए होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो मसाइल जो हैं आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सादगी को अपना लें। सादगी और फैशन के दरमियान जो एक बारीक लाइन है उसका फ़र्क जब आप समझ जाएंगे तो यकीनी तौर पे आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका ज़बरदस्त किस्म का हल भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मौसम की तरफ चलते हैं। मौसम ने आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी मचाई हुई है, बहुत ज़्यादा ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शदीद गर्मी है और बारिश होती है मगर उसके बावजूद फिर भी हब्स बाकी रहती है। समझ नहीं आ रही होती कि इस मौसम का क्या हल निकाला जाए। तो बस अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि ये मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि मौसम की वजह से हम बहुत सारे काम अपने नहीं कर पा रहे और इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, ठंडे इलाकों की तरफ जा रहे हैं ताकि कुछ दिन तो उनके गर्मी से कट सके। और कहा जा रहा है कि 15 सितंबर तक मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। तो लेट्स होप कि मौसम कितना अच्छा होता है। मगर आज का मौसम क्या रहेगा और मौसम के साथ साथ आपके प्लान्स कैसे रहेंगे और पूरे हफ्ते में आपका मूड कैसा रहेगा, ये डिपेंड करता है आज के मौसम के बाद। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ का स्टार्ट करने वाले होते हैं, काम का स्टार्ट करने वाले होते हैं, उसका स्टार्ट अच्छा ना हो तो आपका पूरा वीक बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा गुजर जाता है। तो चलिए मौसम के हवाले से शेयर करते हैं कि मौसम आज आपके मूड पर कितना इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले लाहौर की बासियों के लिए मैं अपना मौसम शेयर कर लेती हूँ कि इस वक्त लाहौर के मौसम की जो करंट सूरत हाल है, कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 और मैक्सिमम 34 डिग्री होने का इम्कान है। मगर याद रहे लाहौर के मौसम में आज दूर दूर तक कहीं भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो इस्लामाबाद में बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, वहाँ पे मौसम की क्या सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 23 जबकि मैक्सिमम 32 डिग्री होने का इम्कान है। लकीली लाहौर में तो बारिश नहीं होगी। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इम्कान अभी भी मौजूद हैं कि आज सारे दिन में कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है। तो चलिए इस्लामाबाद के लिए तो अच्छी खबर है। कराची के शहरियों के लिए जान लेते हैं कि इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। कराची के अंदर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 डिग्री और मैक्सिमम 31 डिग्री जाने का इम्कान है। कराची में तो वैसे ही तबाही बहुत ज़्यादा मची है बारिशों से और अल्लाह का शुक्र है कि अभी बारिशों का दूर दूर तक कराची में कोई इम्कान नहीं है। होपफुली जो पहली बारिशें हुई हैं उससे मचने वाली तबाहकारियाँ जो वो पहले से ख़त्म हो सकते हैं। अब पेशावर की तरफ रुख करते हैं। पेशावर में फूलों के शहर में दर्जा हरारत की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सारा दिन कम से कम दर्जा हरारत 24 तक रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैक्सिमम 34 डिग्री होने का इम्कान है। मज़े की बात यह है कि पेशावर में भी जिस तरह से इस्लामाबाद में बारिश होने का इम्कान है तो इस तरह से बादल बरस सकते हैं पेशावर शहर के अंदर भी। कोयटा की सूरत हाल जान लेते हैं क्योंकि कोयटा में बहुत दिनों से शदीद गर्मी चल रही है। इस वक्त जो कोयटा की सूरत हाल आज रहेगी, कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 17 और मैक्सिमम 33 डिग्री होने का इम्कान है। और
और कोयटा में आज भी शदीद गर्मी रहेगी। ये दर्जा हरारत जो आपको बता देते हैं ना, तो आप समझते हैं कि शायद बहुत ही लो दर्जा हरारत हैं। अगर जैसे कोयटा का है 17 और 33 का फ़र्क आप समझ जाते हैं। तो आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा जो ठंडे इलाके हैं ना, वहाँ पर यही मसला होता है। ठंडे इलाकों में ये टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। और बारिश आज नहीं बरसेगी कोयटा में। कोयटा में आम दिनों में दर्जा हरारत जो है इससे बहुत ज़्यादा लो होता है, इस वजह से मौसम अच्छा रहता है। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों से कोयटा का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा और आज भी बिल्कुल बारिश नहीं हो सकती, बादल नहीं बरस सकते, सख्त किस्म की गर्मी होगी, मौसम गर्म रहेगा। तो अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिए। तो मौसम की सूरत तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने जो पूरे हफ्ते के प्लान्स किए होंगे वो प्लान्स अच्छे भी रहेंगे और आप मौसम की सूरत को सामने रखते हुए कोई ना कोई अपने प्लान में चेंजेस करते रहेंगे। मैं रोज़ाना जब ऑफिस आती हूँ तो मुझे सिर्फ खाली सड़कें नज़र आती हैं। आज मुझे कुछ रश भी नज़र आया, कुछ बच्चे भी नज़र आए स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर जो शायद मुंह बसोड़ते हुए स्कूल जा रहे थे। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड भी थे, बहुत सारे बच्चे रिलक्टेंट थे कि नहीं भी हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे वैन भी सामने खड़ी थी मगर उस पर सवार होते हुए सोच रहे थे कि हमें स्कूल जाना है कि नहीं जाना। वो एक उकताहट का जो एलिमेंट है कुछ बच्चों में होता है, कुछ में नहीं होता। मगर इसके साथ साथ बच्चे ज़हनी तौर पर तैयार क्यों नहीं थे? इतनी ढेर सारी छुट्टियाँ आपको मिलती हैं, उसके बावजूद आप स्कूल जाने से घबराते हैं या फिर कोई ऐसी वजह होती है कि आप स्कूल जाने से बहुत ही घबरा रहे होते हैं कि नहीं यार स्कूल नहीं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि शायद ये सूबों की मैं बात नहीं करूँगी, शहरों की बात करूँगी। शायद शहरों का मिजाज भी ऐसा होता है, हमारा मिजाज हमारे शहरों से बन जाता है। कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें तेज़ नज़र आते हैं उस पर भी बात करेंगे। बच्चे स्लो हो जाते हैं या बच्चे मूड में ही नहीं आते, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब मौजूद है। कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कासिम साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ मगर इससे पहले मुख्तलिफ शहरों का अहवाल भी जान लेते हैं कि स्कूल्स के अंदर या बच्चों की जो हाज़िरी है वो किस हद तक हो सकी, पॉसिबल है या नहीं हो सकी, या फिर मुख्तलिफ शहरों में हमें बहुत ही कम हाज़िरी देखने में नजर आई। लाहौर से हमारे साथ हमारी रिपोर्टर होंगी फातिमा ज़ाहरा, जबकि फैसलाबाद से हमें शहनाज महमूद ज्वाइन करेंगी। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा, जैसे मैंने बताया कि मैं ऑफिस आ रही थी, मुझे बहुत कम बच्चे नजर आए। स्कूल तो बाकायदा तौर पर ओपन हो चुके हुए हैं मगर उसके बावजूद बच्चे बहुत ही कम थे। आप कहाँ पर मौजूद है लाहौर में और बच्चों की हाज़िरी किस हद तक यकीनी हो पाई है आज बहुत ढेर सारी छुट्टियों के बाद? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात है छुट्टियों की तो वो बाकायदा तौर पर खत्म हो ही चुकी है। वैसे तो पिछले हफ्ते भी जुमे के रोज काफी स्कूल जो थे वो लग चुके थे, लेकिन बाकायदा तौर पर जो तातीलात इख्तिताम पज़ीर हुए हैं वो आज मंडे के रोज हो चुकी है। और जहाँ तक सुबह ही सुबह स्कूल तो कुछ हद तक रौनक हमें दिखाई दी है लेकिन बच्चों की तादाद कम है। दूसरी जानिब जो सड़कें हैं शहर लाहौर की वो काफी हद तक सुबह के टाइम आज रौनक थी क्योंकि स्कूल बसेस, स्कूल वैन का सिलसिला दिखाई दे रहा था। जहाँ तक बच्चों की तादाद की बात है तो पिछले हफ्ते के 2 दिनों की निस्बत तो आज तादाद में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन उस तरह से इजाफा बिल्कुल भी नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था क्योंकि आज मंडे है, इस हफ्ते का भी आगाज हो चुका है लेकिन बच्चे उस हद तक उतनी तादाद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस्ताद से भी इस हवाले से मेरी बात हुई और उनका इस हवाले से कहना है कि क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई हैं और एक तवील ब्रेक के बाद हुई है 14 अगस्त और ईद की खुशियां भी शामिल थी, तो बच्चे दूर दराज गए हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि मजीद 2-3 दिन में स्कूल में जो एक तादाद है बच्चों की वो मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि अभी मजीद बच्चों को 2 से 3 दिन चाहिए ज़हनी तौर पर तैयार होने के लिए। फैसलाबाद से हमारे साथ शहनाज महमूद भी मौजूद करते हैं। अच्छा शहनाज, मुझे आप ये बताएगा, चलिए लाहौर की सिचुएशन तो हमें पता चल गई, लाहौर की क्या सूरत हाल है, फैसलाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस स्कूल में मौजूद हैं, वहाँ पे बच्चों की हाजिरी कैसी है? जी बिल्कुल सरवत, फैसलाबाद में भी ढाई माह के बाद स्कूल जो है दोबारा से खुल चुके हैं। आज किसी स्कूल का दूसरा तीसरा दिन है तो किसी का पहला दिन है। तमाम तर सरकारी और निजी स्कूल जो है वो खुल चुके हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जब ढेर सारी छुट्टियां होंगी, जब ढेर सारी मौज मस्ती होगी, तो जब पहला दिन स्कूल का होता है वो हमेशा से, जैसे कि हम अपने बचपन में होते थे तो स्कूल का पहला दिन भी हम ऐसे ही होता था कि नहीं स्कूल जाते थे कि ढेर सारी छुट्टियाँ होती थी। तो यहाँ पर भी मैं एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ, हमने सरकारी स्कूलों का भी विजिट किया तो वहाँ पे भी तकरीबन हाजिरी जो हमें 80% तक नजर आई है। निजी स्कूल में भी आए हैं तो यहाँ पे बच्चे आज पढ़ाई के मूड में नजर नहीं आ रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं हाफिज शोएब, उन्हीं से जान लेते हैं कि बच्चों की क्या साइकी होती है कि ढेर सारी छुट्टियों के बाद आना क्यों पसंद नहीं करते हैं स्कूल की तरफ। क्या बच्चों को राग़िब करने की कोई तरकीब हो सकती है या कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बना दिया जाए कि बच्चे जो है दौड़े दौड़े स्कूल चले आए? तो शोएब साहब मुझे बताइएगा कि सबसे पहले बच्चों की क्या साइकी होती है, ढेर सारी छुट्टियाँ होगी लेकिन फिर भी वो स्कूल नहीं
आ रहे, मूवी देखने के लिए वो फ़ौरन से रेडी हो जाते हैं। असल में बच्चों की रूटीन जो है वो टूट चुकी होती है। सुबह बच्चे 10, 11, 12 बजे तक सो के उठते हैं और ये इसी वजह से यानी बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा पहले दिन होते हैं। इसके लिए तजावीज़ ये है कि सबसे पहले असातिज़ा को मोटिवेट होना चाहिए और बच्चे को 3 चीज़ें स्कूल में मिलनी चाहिए। फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे का दिल ना करे। क्या कोई अट्रैक्शंस होनी चाहिए बच्चों के लिए, वो अट्रैक्शन सिर्फ एक स्माइल ही क्यों ना हो एक टीचर की, और टीचर को खुद पहले दिन से इतना एक्टिव और इतना चाको चौबंद और इतना वेलकम होना चाहिए। गेट पे आप सुबह वेलकम करें, अपनी क्लास के बाहर वेलकम करें बच्चे को और एक स्वीट बच्चे को दें और देखें फिर बच्चे कैसे। और स्कूल को ऐसी प्लेस हमें बनाना होगा कि जो प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट हो, प्लेस ऑफ लर्निंग हो, प्लेस ऑफ लेयर हो, यानी बच्चे के लिए खुशियाँ हों, मोहब्बतें हों, प्यार हो और जहाँ बच्चे आके अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, ना कि उनके ऊपर किताबों का बोझ एकदम लाद दिया जाए। तो बच्चों को पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देनी चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी अच्छी तरकीब इन्होंने दी है कि चलिए आप बच्चों को स्वीट चॉकलेट नहीं दे सकते, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है जो फ्री ऑफ कास्ट है, $1 मिलियन है कि आप बच्चे को बिल्कुल खंदा पशानी से उसका इस्तकबाल करें, मीठी सी एक मुस्कुराहट दें, तो जो रोते धोते बच्चे हैं बिल्कुल आप वेलकम करें। और स्कूल का गेट ही वैसे बहुत शुक्रिया आपका शहनाज, थैंक यू सो मच फातिमा, आप भी हमारे साथ मौजूद थी। ढेर सारी छुट्टियां हैं कासिम साहब, 3 महीने की, 2.5 महीने की, बहुत सी जगहों पे 2 महीने की। बच्चे क्यों नहीं तैयार होते कि भाई हमें स्कूल जाना है? अच्छा देखिए, 2 तरह के केसेस हैं इसमें ना, कोई रेयर है, 1, 2, 4 पीस 100 में से ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको खुशी होती है स्कूल खुलने की। ये सब बच्चे नहीं होते, मैं नहीं मानता कि 100 में से कोई 2-4 ऐसे भी होते हैं। मेरी बेटी सुबह गई, आज उसका भी पहला दिन था। अच्छा, मुझे हक करके वो एनर्जी में उसने कहा पापा स्कूल खुल गया है और आज मैं जा रही हूँ, बेस्ट विशेस दें, और मैं खुश हुआ। यानी ये मेरा रवैया नहीं था किसी ज़माने में, मैं तो नहीं, मैं उसी कैटेगरी में था। कासिम साहब, मेरे सारे बहन भाई जाते थे ना तो देख के उनको मूड बन जाता था कि स्कूल जाना है। मेरी अम्मी बड़ी डांटी थी। तो जहाँ तक रह गया स्कूल, जैसे हाफिज साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि स्कूल अट्रैक्टिव नहीं है, स्कूल दिलचस्प नहीं है, स्कूल के टीचर बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगते, उनमें कोई हैरत वाला एलिमेंट नहीं है, कुछ सीखने वाला एलिमेंट नहीं है। जब ये जेल वाला रवैया स्कूल में मिलेगा, और एक बड़ी तादाद देखिए ना स्कूलों की, कोठी स्कूल है हमारे पास, बिल्कुल कोठी स्कूलों का मतलब ये है, ये छोटे छोटे बिल्डिंग से कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि 30-40 साल से उतने गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं बन पाए। ये स्कूल्स कहीं जेल बन चुके हैं और इनमें पढ़ाने वालों के रवैये भी जेलर्स के रवैये हैं, थानेदार के रवैये हैं, और कहीं ना कहीं वालदैन को, बच्चों को कहीं समझ आ जाती है कि ये छोटी सी इंडस्ट्री है, फीस से ये अपना सिस्टम सारा मुआश का चला रहे हैं, उन्हें नहीं लगता कि पैशन से किया जा रहा है। अब टीचर बेचारा, जो हाफिज साहब कह रहे हैं कि जी सुबह सुबह स्माइल दे और वेलकम करे, वो कहाँ से करे? उस बेचारे की ज़रा इनकम भी तो पूछ लेना पहले, ज़रा उसके हाल अहवाल हालात पूछ लें। और उस बेचारे को आप फीस तो देते अच्छी कोई नहीं है, तनख्वाह अच्छी नहीं देते, आप उसको सुर्खी पाउडर के पैसे कोई नहीं देते, आप उसको सीजनल को सूट अच्छा लेकर नहीं देते, और उम्मीद करें कि वो स्कूल के सामने खड़ा हो कैसे स्माइल ले। अच्छा कहीं है भी, मैं ये नहीं कहता, चंद स्कूलों में ऐसा होगा भी जहाँ बड़े अच्छे वेलकम एटीट्यूड से, लेकिन बड़ी तादाद यकीन करें स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में मजबूर लोगों की है, बड़ी तादाद। टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये फिर बेचारे मजबूर होते हैं। कुछ साल हमारी बेटियां शादियाँ नहीं होती, पढ़ा रही होती हैं, शादी हो जाती हैं, छोड़ देती हैं, कहीं बेचारी सेटल नहीं हो पाती, पढ़ा रही होती हैं, कहीं के हस्बैंड अच्छी कोई जॉब नहीं कर रहे होते या अच्छा नहीं कमा रहे होते, उन्हें भी स्कूल पढ़ाना पड़ता है। सो ये एक बड़ी तादाद, मैं अगर कहूँ 70-80% ये कोई पैशन वाले नहीं है। आप रिसर्च करके देखिए, आपको 70-80% मजबूरी के साथ पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। कासिम से पैशन किस तरह से आएगा? वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो जाता है। जब तक आप टीचर को एक अच्छे तरीके से पे नहीं करेंगे, उसको एंटरटेन नहीं करने देंगे आप, या उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे, वो बच्चों की ज़रूरत को कैसे पूरा करेगा? अच्छा कासिम साहब, ये तो एक एलिमेंट नज़र आ जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल्स के ऊपर
अच्छा, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल मैंने खुद देखे हैं अंदर जाके, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे कमरे के अंदर होते हैं। बच्चे कितनी तादाद में एक क्लासरूम में मौजूद होने चाहिए जिनको पूरी तवज्जो मिल सके, जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन उनका पूरा हो सके। अब जो बैक बेंचेस पे बैठा है वो तो कहेगा ना यार पूरा साल ही छुट्टियां रहे, मैंने जाना ही नहीं है स्कूल। वो तो ये हमारे पुराने आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना जी, उन्होंने भी ये ढूंढ लिया था हज़ारों साल पहले। अगर जूलिया की यूनिवर्सिटी थी टेक्सला के पास, तो वहाँ पर भी क्लास में तादाद 25 और 30 की होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। दुनिया में जो बादशाह भी जिन क्लासों में बैठ के पढ़े, और कभी हारून रशीद का वक्त था, कभी उससे पुराना वक्त था, और सुकरात का वक्त था, बड़ी जो आइडियल तादाद क्लासरूम की मानी जाती थी जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी दे सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे मुताबिक एक अच्छी क्लास हो जिसमें सबके नाम याद हो सकें आपको, बच्चे हर बच्चे को बराबर का प्यार दे रहे हो, आप अटेंशन दे सकें, आप उनको पूछ सकें, आप उनके हाल अहवाल से वाकिफ़ हो। ज़ाती तौर पे मैं कहूँ, जब मैंने शुरू में पढ़ाया, क्योंकि मैं पढ़ाने से ट्रेनिंग की तरफ आया हूँ, अच्छा। तो मुझे शुरू के 3-4 सालों के सब बच्चों के नाम याद है। अच्छा, बाद में जब तादाद बढ़ जाती है बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको चेहरे याद रहते, नाम याद नहीं रहते। तो शुरू के तालिब इल्म या तादाद अगर थोड़ी हो तो आप उनके मसले, उनकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, काउंसलिंग करना भी है, उनको गाइड करना भी है, उनके छोटे मोटे मसले, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मसले, उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने जाना किधर है, उनको एथिक्स सिखाने। तो ये टीचर तभी कर सकता है जब तादाद मुनासिब हो, 25-30 की तादाद हो। वही बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कासिम में नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्लासरूम में इतनी तादाद होती है कि उनका घर आके गिला ये होता है, मामा टीचर मुझे तो देखती नहीं है, टीचर मुझे तवज्जो नहीं देती है, मैं फ़लानी टीचर के पास नहीं पढ़ूंगा, फ़लाने क्लासरूम में मेरे फ़लाने दोस्त की टीचर बहुत अच्छी हैं। इसी वजह से शायद बच्चे घबराते भी हैं अपने क्लासरूम तक जाते। मेरा ख्याल है कि हम एक बड़ी ऐसी तादाद को टीचर मान लेते हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड टीचर वाला नहीं होता। मैं टीचरों से पूछता हूँ, जब शाबाशी देते हैं उन्हें देनी नहीं आती, मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। बाज़ औक़ात मैंने टीचर्स को इकट्ठा करके कहा जी आप ऐसे हाथ करके ना अंगूठा करके ज़रा कहें वेरी गुड, उनसे होता नहीं, आवाज़ नहीं निकलती वेरी गुड। वो कहते हैं जी हमने बुरा ज़्यादा कहा होता है, अच्छा कभी कहा ही नहीं होता, शाबाशी नहीं दी होती, कंधे पे थपकी नहीं मारी होती। और हर कामयाबी कहानी, अगर इसको ये कह लें कामयाबी कहानी, हर कामयाब इंसान की कामयाबी की कहानी में थपकी का रोल होगा, शाबाशी का रोल, टीचर का, बड़े भाई का, उस्ताद का, मेंटोर का, माँ का, बाप का, किसी सीनियर का, किसी ने थपकी दी होगी और कहा होगा वाकई तुम तरक्की करोगे, तुम बड़ा आगे जाओगे। तो ये फीडबैक, अच्छी फीडबैक, एप्रिसिएशन, शाबाशी, अच्छा एटीट्यूड, मेरा मानना है ये ज़्यादा बड़ी ड्राइविंग फोर्स है हांकने से। बंदा को माफ़ी के साथ डंगर नहीं है, कोई खोता नहीं है, उसको जानवर की तरह ट्रीट नहीं करना। यही वजह है मैं स्कूल्स बेशुमार, ऑब्वियसली बीइंग अ ट्रेनर, आप कॉर्पोरेट में भी सर्व करते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में भी सर्व करते हैं, तो हम तो देख के इतने से वो चावल खा के देख के ना पूरी देख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जहाँ पर बेचारे दबे हुए हैं, सप्रेस्ड हैं, प्रेशराइज्ड हैं, बदियाँ कर रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, मुनाफिक हो गए हुए हैं। अब कोई ये बात क्यों नहीं करता कि मुनाफिक का सबसे बदतरीन गड़ा है जहन्नम में, लेकिन मुनाफिक बनाने वाले का कितना गहरा गड़ा है। अच्छा, ये जो बनाने वाली आपने बात की ना, बच्चों के किरदार में हमने स्कूल और टीचर्स की तो बात कर ली, शहरों का अपना कैसा मिजाज होता है और पेरेंट्स की अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर रहीम यार खान से रिदा भी मौजूद हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। रिदा, कैसी हैं आप? स्कूल्स खुल गए हैं, आपके बच्चे स्कूल चले गए? जी मैडम, मैं ना अपने बच्चे को दाखिल करवाना स्कूल में, 4 साल का है वो, पहला बच्चा है, उसको दाखिल करवाना है। और मुझे बहुत सी घबराहट हो रही है कि कौन से स्कूल में उसको भेजूं, कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी। रिदा, ये घबराहट तो आपके बच्चे को होनी चाहिए, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि वो स्कूल जा रहा है, आप क्यों घबरा रही हैं? वो ना थोड़ा सा रोता है स्कूल जाने से पहले, कहता मैंने नहीं जाना। चले, ये तो वैसे सारे बच्चे करते हैं। रिदा, आपने घर में भी कुछ पढ़ाया है उसको कि नहीं पढ़ाया? बच्चे को आपने लगाया था कि बेटा पढ़ना है? ये गिनती भी 10th तक याद हो गई है उसको, सब कुछ याद कर लिया। माशाल्लाह। अभी पूछ लेते हैं कासिम साहब से कि क्यों रो रहा है आपका बच्चा और आप क्यों इतनी फिक्रमंद है। मोहम्मद अहमद भी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई, बात कीजिए, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बयान का मैं काफ़ी नेट पे भी उनके प्रोग्राम सुनता हूँ, देखता हूँ, तो उनकी मेन वजह बच्चों की ये मामला नजर आ रहे हैं कि जो दुनियावी मामला तो हम दे रहे हैं बच्चों को, जो हमारे दीनी मामलात में है, जो बहुत सी चीजें खराबी हो चुकी हैं, क्योंकि टीचर इस तरफ आ ही नहीं रहे। वो वक्ती तौर पे तो पढ़ा देते हैं, लेकिन दीनी मामलात में भी हमें उनको बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा हिस्ट्री क्या है, दीन की हिस्ट्री क्या है, इस्लाम की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद मामला दूसरे हैं
कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक औलिया इकराम तक जो सिस्टम चलता आ रहा है, उन्होंने दीन की तालीम की है, वो क्यों नहीं हमारे स्कूलों में दी जा रही? ठीक है अहमद, ये हमें सबसे- अभी कासिम साहब से बात कर लेते हैं। थैंक यू। वैसे जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कासिम साहब के, जिस तरह से इस्लाम के हवाले से हम बात करते हैं, हमारे सिलेबस में मौजूद होते हैं ऐसे टॉपिक्स भी, ऐसी बुक्स भी मौजूद होती हैं जो बच्चों को बता रही होती हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर या स्कूल के ऊपर नहीं छोड़ सकते, पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। एक तो रिदा का मुझे जवाब दे दें, फिर मोहम्मद अहमद जो बात अच्छा, कर रहे हैं रिदा उसमें के बात। सवाल के जवाब में तो मैं बड़ा एक सख्त सी राय रखता हूँ। 4 साल का बच्चा स्कूल दाखिल नहीं करवाना चाहिए। स्कूल में बच्चा 6 साल का दाखिल करवाना चाहिए, उससे पहले होम स्कूलिंग करवानी चाहिए। ये बड़ा जुल्म है। बच्चे को उस वक्त इतनी तालीम की नहीं जितनी मैनर्स की, एथिक्स की और मोहब्बत की जरूरत कासिम होती साहब है। कहते हैं कि बच्चा फिर जाने को तैयार ही नहीं होता इतना बड़ा, और जब वो जाता ही नहीं है स्कूल, वो गली मोहल्ले तक ही ये रह बिल्कुल जाता ऐसा है। नहीं है। होता ये है कि आप उसको होम स्कूलिंग करवाएं। हाँ। माँ आधी टीचर होती है। और ये दूसरे सवाल का जवाब भी इसमें शामिल हो जाएगा कि दीन सिर्फ स्कूल नहीं सिखाता, घर का माहौल सिखाता है। 65% एथिक्स और वैल्यू, किरदार साजी में 65% चीज़ों का रोल घर के माहौल से होता है। जो बच्चा घर में देखता है, वो देखता है कि घर में सारे झूठ बोलते हैं, वो देखता है कि घर में अब्बा का रवैया ठीक नहीं है, वो घर में देखता है कि माँ हर वक्त मुंह मसोड़ के बैठी रहती है, गुड मॉर्निंग देखती रहती है 92 का, वो देखता है। ऐसा ना कहें आप, हमारा गुड मॉर्निंग बहुत अच्छा है भाई, वैसी बात नहीं, मैंने माँ पे डाला, आपको तो नहीं कुछ कहा। देख लें, हमारे गुड मॉर्निंग में कासिम अली शाह साहब भी मौजूद हैं, आप इसलिए देखते हैं। वो माओ को मैंने थोड़ा सा कर दिया। अच्छा, अब वो कुछ समझ ही गया होगा ना इस वक्त वैसे बैठे हुए। अच्छा, जिसको मैंने कहा उसको समझ आ गई है वैसे चले, वो बाज़ औक़ात आपके चैनल के जरिए हम किसी को कह भी सकते हैं ना, इतनी दुनिया में से किसी एक को कहना हो तो कह सकते हैं। भाई आप उस जिसको मर्जी कहें, मतलब उधर तो नहीं मैं तो इशारा कर रहे आप, उधर तो नहीं इशारा कर रहे, सुबह नाश्ता नहीं मिला होगा नहीं, नाश्ता करके इसलिए शायद आप हम पे डाल रहे हैं। नाश्ता करके आया हूँ मैं। अच्छा, ऐसा है कि ये होम स्कूलिंग है। अच्छा, दुनिया सारी में जो छोटे बच्चे हैं उनको एथिक्स दिए जाते हैं, एथिक्स सिखाए जाते हैं। वो कहते हैं इनको इतना को पढ़ाने पढ़ाने की जरूरत नहीं, पढ़ा हम बाद में लेंगे। होता ये है कि हम सारे के सारे जान छुड़ाना चाहते हैं। हाँ। जल्दी से स्कूल दाखिल करवा दो और सुबह आराम से फिर बैठे रहो। बच्चों को जितनी ज़रूरत माँ की पहले 6 साल में होती है, बाप की पहले 6 साल में होती है, बाद में इतनी नहीं होती। वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, शुरू में डिपेंडेंट होते हैं। और ये मोहब्बत, ये इखलास, ये जब उनकी बास्केट लव की फील हुई होती है, सेल्फ लव की भी फील हुई होती है, तो फिर वो सारी जिंदगी तकमील के प्रोसेस पे, वो तकमील पे खड़े रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब भी उनके अंदर खला होता है और माएँ सिर्फ फैशन के लिए कि सब ने भेजा है सो मैं भी दाखिल करवा देती हूँ, और फिर ये कि कहीं लेट ना हो जाए, ये कंपेन्स बड़ी खौफनाक है ना जी, लेट ना हो जाए, बच्चा मैट्रिक करेगा तब तक तो वो इतने सालों का हो जाएगा। मेरे को जानने वाले थे, वो ले गए 2.5 साल का बच्चा, तो स्कूल उन्होंने कहा हाँ बूढ़ा करके ले आए हैं। तो वो वैसे उन्होंने कहा जी फिर मैं नेक्स्ट डिलीवरी यहाँ पर करवा दूंगा। इतना लेट हो गया, 2.5 साल का बच्चा आप स्कूल दाखिल करवाते हैं। स्कूल्स ने भी अपना एक वतीरा बनाया हुआ है कि जी इतने साल का बच्चा आप लेके आए, इतने का लेके आएंगे, हम उसको क्लासरूम में नहीं आने देंगे, नहीं बिठाएंगे। पैदाइश से पहले बच्चे दाखिल हो रहे हैं जी, आपकी तामीर से पाकिस्तान के 2-3 ऐसे वैसे आप बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल मुझे बता रहे हैं, पैदाइश से पहले हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सारा भी मौजूद है, कॉलर साहिवाल से, उनसे बात करते हैं। जी सारा, मेरी बहन, स्कूल खुल गए हैं, क्या आपके भी बच्चे स्कूल जाने पर रिलक्टेंट हैं या चले गए हैं आसानी से बच्चे? जी, बच्चे तो माशाल्लाह बड़े शौक से पहले दिन बड़ी एक्साइटमेंट के साथ गए हैं। तो मेरा क्वेश्चन कासिम साहब से ये है कि एक पहले तो मैं इनकी सारी बुक्स जो हैं वो बिल्कुल हिफाजत करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। और क्वेश्चन मेरा ये है कि जो जिन बच्चों में थोड़ा एंजाइटी का एलिमेंट होता है और वो स्कूल में जाके छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और फिर उन चीज़ों से लेके वो एंजाइटी का हो जाते हैं, थोड़ा सा उनमें एलिमेंट आ जाता है, तो उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और स्कूल वालों को नहीं चाहिए कि वो कोई काउंसलर्स रखें अपने पास परमानेंट, जैसे टीचर्स होते हैं या कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो है वो स्कूल की टीम का हिस्सा हों? तो ये अच्छे स्कूल्स में भी ये नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल आपने पूछा है, और मुझे यकीन है मेरी बहन अगर अपने बच्चों के हवाले से इतनी परेशान है तो मुंह भर भर के स्कूल वालों को फीसें भी दे रही होंगी वो, कि इतनी मोटी मोटी सी फीसें देते हैं। मेरे साथ एक और कॉलर भी मौजूद हैं, अगर हम उनसे बात कर सकें। रज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी साथ बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई रज़ा, स्कूल्स के हवाले से बात चल रही है, क्या कहेंगे? मैं कासिम भाई पूछना चाहता हूँ कि मैंने आईकॉम किया था तो हेलो जी रज़ा हम सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। आईकॉम किया था तो मैं आगे बीएस अकाउंटिंग में पास करना चाहता हूँ या बीबीए, दोनों में से स्कोप किसका ज़्यादा है, ये मैं सर्च करना चाहता हूँ।
ठीक है रज़ा, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। अच्छा पहले तो सारा का बताएं, बड़ा अच्छा उनका सवाल था कि बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, उसके लिए क्या होना? अच्छा मैं कहूँगा कि जिस तरह हम बच्चों के चेकअप करवाते हैं, फिजिकल चेकअप है, मेडिकल चेकअप है जी, कि बच्चा इसको पेट में दर्द है, इसका कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, इसको यूरिन ठीक नहीं आ रहा, इस तरह हमें बच्चों के रवैयों को भी देखना चाहिए। कहीं बच्चों के रवैयों में कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आई जो नॉर्मल से हट के है। यानी बेसिक साइकोलॉजी का इल्म होना चाहिए कि बीमारी है, एंग्जाइटी क्या है। अच्छा मैं पर्सनल अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे कई माँ ने आके कहा जी हमारे बच्चे को एंग्जाइटी है। अच्छा मैंने कहा जी आप एंग्जाइटी किसको कहते हैं? तो वो उनको एंग्जाइटी का ही नहीं पता एंग्जाइटी किसको कहते हैं। वो जिस चीज़ को एंग्जाइटी कह रहे हैं वो नॉर्मल है। कई लोगों ने कहा जी हाइपर एक्टिव है। ये ना डिक्शनरी नई हमारी होगी, ये जी मेरा बच्चा डिप्रेस रहता है, ये माएँ आके कहती हैं। मैं कहता हूँ जी डिप्रेशन क्या होता है, उनको ये पता ही नहीं है। वो जिसको डिप्रेशन समझ रही हैं शायद उन्होंने को मुआवजा और मुकाबला किया किसी के साथ। तो ये ज़रूरी है कि बेसिक साइकोलॉजी का इल्म माओं को, वालिदैन को होना चाहिए। स्कूल्स के लिए लाजिम है कि वो बच्चों के बिहेवियर्स को भी देखें और रखें साइकोलॉजिस्ट। ये आज की नीड है। और बच्चे सिर्फ उनके नंबर नहीं बढ़ाने, हमने उनकी पर्सनालिटीज़ भी बढ़ानी है। हमें कोच भी चाहिए, हमें साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए। जहाँ तक रह गया दूसरा सवाल, एक लाइन में जवाब है, स्कोप कभी भी फील्ड का नहीं होता, स्कोप टैलेंटेड बंदे का होता है। जो काबिल बंदा है वो अपनी जगह बना लेता है, बीए करके भी बना लेता है, लेकिन लोग पीएचडी करके वेलियां मार रहे होते हैं। अच्छा मेरे पास लास्ट 1 मिनट है कासिम साहब, स्कूल्स के हवाले से कि बच्चों को ज़हनी तौर पे कैसे तैयार किया जाए, हमारे तालीमी निज़ाम में जो खराबियाँ उनको कैसे दूर किया जाए, और माँ बाप जो है अपना रोल किस तरह से बेहतर प्ले कर सके कि उनके बच्चे की शख्सियत के साथ साथ उसका जहन भी आगे बढ़े। देखिए जिम्मेदारी कबूल करें। आपका बच्चा स्कूल का बच्चा नहीं है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी कबूल करेंगे तो आप सिर्फ स्कूल पे नहीं छोड़ेंगे मैंने भेज दिया और स्कूल सारे काम इसे मोहम्मद बिन कासिम बना के भेज देगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। स्कूल सपोर्टिव हो सकता है, कंपटीशन देता है, एनवायरनमेंट देता है, बच्चे होते हैं, ग्रुप बन जाता है, पढ़ लेते हैं, टीचर मिल जाते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं, ये सारी फैसिलिटीज हैं, ग्राउंड्स मिल जाते हैं। लेकिन बड़ा काम घर से खुद से आपको करवाना पड़ता है। आप बच्चों को दिखा क्या रहे हैं, माहौल क्या है, इंस्पिरेशंस क्या हैं, आप तारीफ किस चीज़ की करते हैं, तनकीद किस चीज़ पे करते हैं, आप अपने रवैयों की विरासत क्या दे रहे हैं। हम सबको ये फिक्र है प्लॉट कितने दिए, घर कितने दिए, देखिए रवैये कौन से आपने दिए। सो घर की जिम्मेदारी, वालिदैन की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ स्कूल से ज्यादा है। को आपको पूरा करना होगा। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान में जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे और आप सबके फेवरेट इमरान खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। खान साहब किस मौजू पर हमारे साथ होंगे ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इंसान इतना ज़्यादा खुश हो जाता है जब आपके पसंदीदा शख्सियत आपके साथ मौजूद होती हैं। तो जिस तरह ब्रेक से वापस आते हैं कि मैंने आपसे कहा था हमारे साथ यहाँ पे खान साहब मौजूद होंगे, तो बिना किसी इंतज़ार के मैं यहाँ पर हमारे साथ डमी इमरान खान साहब मौजूद है। खान साहब आपको वेलकम करूँगी। बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सवेरे पाकिस्तान में अपनी मसरूफियात का आधा घंटा निकाल के हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। और खान साहब ने क्या क्या काम किए हुए हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ अगर आपका भी कोई सवाल खान साहब से हो या अपने सितारों से मुतालिक हो तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अजीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना वक्त निकाला। अजीम साहब मैं आपकी तरफ तो आऊँगी, मगर सबसे पहले जब चूँकि खान साहब हमारे साथ मौजूद हो, खान साहब का पहला हक होता है। खान साहब बहुत मुबारक हो, 1 साल मुकम्मल हो गया आपको। बहुत शुक्रिया आपका। 1 साल मेरा नहीं मुकम्मल हुआ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तब्दीली का मुकम्मल हुआ है। वो जो मैं तब्दीली का एक मिशन लेके चला हूँ, ये उसका साल मुकम्मल हुआ है। अच्छा, तब्दीली का 1 साल मुकम्मल हो गया। मैं जाफरी साहब इजाज़त हो तो आपकी तब्दीली का 1 साल मुकम्मल हो गया। पूरे 1 साल आपने हमें कहा घबराना नहीं है। इजाज़त में थोड़ा सा भी घबरा लूँ, अभी घबरा लूँ, 1 साल मुकम्मल हो गया, घबरा लूँ थोड़ा सा। अरे क्यों घबराना है आपने, मैं आपके पास बैठा हूँ। आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब तो हम सही ट्रैक पे आ गए हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ना कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा था वो जेलों में पड़े हुए हैं। अब उनसे हम आपका लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे और इन गरीब लोगों पे लगाएंगे। अब क्यों घबराना है आपने? उस वक्त घबराना चाहिए था जब ये मुल्क लूट रहा था, जब इसको दोनों हाथों से नोचा जा रहा था। खान साहब चीखे तो आपने 1 साल में बहुत निकलवा दी हैं। वैसे वो जो पैसा यहाँ से गया है ना इस मुल्क से बाहर,
अब उसकी किस्तें किसने अदा करनी है? आपने करनी है, फिर हमने करनी है। तो अभी आप कर रहे हो ना। तो उनसे लें खान साहब जिन्होंने लूटा है माल, जिनसे लूटा आपने जेलों में डाल दिया। महंगाई तो कम नहीं हुई खान साहब, महंगाई नहीं कम हुई। ये सिस्टम, ये सारी सिस्टम की नाकामी है। अब कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? इन्हीं लोगों ने इस सिस्टम को बर्बाद किया है। आप इन लोगों ने जो कल एक कांस्टेबल भर्ती किया था, वो आज एसपी डीएसपी बन के बैठा हुआ है। जो एक क्लर्क भर्ती किया था, वो जीएम बन के बैठा हुआ है, कोई डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। वो आज भी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो फारिग करें उनको, फारिग करें। काम करने दे रहे वो नहीं, फारिग करें उनको, निकालें। मैंने कितनी दफा कहा कि ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही, कहा मैंने, कोई शक नहीं। ब्यूरोक्रेसी तो वाकई टेढ़ी हुई है। आप पंजाब में देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर में 35 ऐसे एसएचओ थे जिनको फारिग किया कि ये करप्ट हैं, और कोर्ट ने फिर उनको बहाल कर दिया। खान साहब आप काम तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जाफरी साहब इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? पहले ये बताएं, मैं खान साहब से गुफ्तगू तो आगे लेके जाऊंगी। अब एक साल माशाल्लाह मुकम्मल कर लिया, किस्मत क्या है इनकी? इसमें कोई शक नहीं, जो खान साहब की जो एक साफ नीयत जो लेकर आए हैं ये, उसमें कोई शक नहीं। उसमें मैं किसी कोई अगर कहे ना कि नहीं इसमें शक है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जिस दिन खान साहब ने ओथ सेरेमनी होती है ना हर चीज़ की, कोई भी आप काम करते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, वो जो हल्फ उठाते हैं, वो एक बैड लक हो गई खान साहब के साथ। वो तो कहते हैं बड़े टाइम पे मैंने लिया। मैं आपको बताता हूँ ना, टाइम पे, वो तो इनका कहना है कि मैंने टाइम पे लिया, मगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हमारे हिसाब से टाइम पे सही नहीं लिया। अच्छा। बिकॉज के कोई गाइड नहीं करने वाला, क्योंकि खान साहब जहाँ तक मेरा तजर्बा है, इन चीज़ों को मानते नहीं होंगे। राइट, सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, आप बात करें। चल, मैं कर रहा हूँ। खान साहब जरा बाद में बात, वो सोच रहे हैं खान साहब कि अब इसका क्या जवाब है। तो अब मसला ये है कि वो खान साहब की जो टाइमिंग हुई ना, उसमें क्या हो गया कि जो ये करना चाह रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी और बहुत कड़ी अपोजिशन होगी। मतलब उनकी अपोजिशन नहीं जिनको खान साहब ने जेल में डाला है, अवाम की, या ये हमारे साथ क्या के खिलाफ आ जाएगी, क्योंकि वो गलत टाइम पे ओथ लेना खान साहब के लिए, मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, ये इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि गलत टाइम पे। खैर साहब आप भी एग्री करते हैं जाफरी साहब से, वाकई ऐसा है? आपकी असल अपोजिशन तो जेलों में है, अवाम भी आपके खिलाफ आ जाएगी। अवाम जो है, अवाम का कोई कसूर नहीं है। सही, अवाम तो बेचारी बिल्कुल मासूम है, इसको जिधर लगा दो उधर चल पड़ते हैं। आपके पीछे लग गई इसलिए है। आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने 22 साल मेहनत की है, और आज ये मैंने ही बताया लोगों को अपना हक मांगो। पूछो इनसे, इतने कर्जे जो लिए वो कहाँ गए हैं? कहाँ गए? ये तो बताते भी नहीं थे। मैं आपको बताऊं, मेरा अभी जो जब मैं ये हुकूमत कर रहा हूँ, आपका मीडिया कितना स्ट्रांग है, ये सुबह शाम मुझे पकड़ लेता है, छोटी सी बात करता हूँ उसका जवाब मांगता है। पिछली हुकूमतों ने अयाशी की है, एक टीवी होता था, मर्जी की खबर लगती थी, मर्जी की खबर सुनाई जाती थी और मर्जी की खबर लगाई जाती थी। हाँ साहब, आपने भी बड़े मीडिया के पेज टाइट किए हुए हैं वैसे। आपने भी टाइट किए हुए हैं। देखिए, ये बात ट्रंप के सामने भी हुई थी, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन हुआ, मैंने कहा कि मेरे मुल्क में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन वो लोग जो गलत तरीके से मीडिया चला रहे हैं, जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है, उन्हें जवाब देना होगा। चलिए मैं इस पे बात करती हूँ। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बात करेंगी। शायद खान साहब आपसे ही सवाल हो कोई उनका। मरियम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मरियम, खान साहब से कोई सवाल है आपका? जी मैडम, मैंने अपने साड़ी के बारे में पूछना था। जी पूछें। मुझे ना रात को डर बहुत लगता है और मेरा ना नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। पहले मैं नमाजें पढ़ती थी सारी, तो आप पता है दिल को क्या हो गया है, नमाजें पढ़ने को दिल ही नहीं करता। और दूसरा सवाल है कि मेरी सिस्टर है, उसके 10 साल हो गए हैं शादी को, तो उसके अभी तक बच्चे नहीं हुए। बेटा आपकी अपनी या उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो बताएं। पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी है 1/4/1997। 1/4 है ना, आपने यकम का है ना? 1/4/1997। जी मेरी सिस्टर की है 16। अभी रुक जाए एक सेकंड, ब्रेक लगाएं जरा। 1993। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अभी मजीद आपके बारे में जान लेते हैं। थैंक यू सो मच। नाहिद हमारे साथ मौजूद है पेशावर से, उनसे भी बात करते हैं। जी मेरी बहन नाहिद, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नाहिद बात कर रही हूँ पेशावर से। जी बात कीजिए। जी मैंने अपनी बेटी के बारे में मालूमात करनी है जरा। जी पूछें। मैंने पहले भी कॉल की है काफ़ी जगह पे, उसके बारे में बताते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1999।
1999, 18 सितंबर 1999। ठीक है, 18 सितंबर, ठीक है। टाइम पता है कुछ आपको बहन? बेटी का नाम भी बताएं, बेटी का नाम भी बताएं और टाइमिंग बताएं, कब पैदा हुई है? दिन में 3:30 बजे। दिन के 3:30 बजे। सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा नाम नाहिद है और उनका नाम सवाल क्या है बेटी का? आप नाहिद मेरी बहन ये बताएं, बेटी के हवाले से पूछना क्या है आपने? उन्होंने मेडिकल करना है, ये मुझे बताएं। मुझे अक्सर कहा जाता है कि वो बाहर चली जाएंगी मेडिकल के लिए या किसी और तरीके से मेडिकल पेशावर में उन्होंने करना है, प्राइवेट ठीक है। थैंक यू सो मच नाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। भी जान लेते हैं, आयशा हमारे साथ मौजूद है, कॉलर लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी आयशा, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1999। ठीक है। मैंने अपनी स्टडीज के बारे में पूछना है। मैंने अभी इंटरमीडिएट किया और जी 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 आयशा, टाइम याद नहीं है ठीक से, लेकिन रात को 8 से 9 बजे के दरमियान पैदा हुई हूँ। अच्छा ठीक है, अपने अपनी स्टडीज का क्या पूछना है आयशा? बारे में पूछना है कि मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। मुझे बिजनेस करने का भी काफी शौक है। ठीक है आयशा, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अभी सबका मैं सवाल जान लेती हूँ, सबके सवालों के जवाब भी जान लेती हूँ। खान साहब, देखा आपने लोगों के कितने मसले हैं, कितने मसले हैं। ऊपर से आपने महंगाई का मसला छेड़ा हुआ है, यहाँ पे टैक्स लगाए हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने, पिछली हुकूमतों ने हमारे बच्चों के लिए रास्ते नहीं बनाए। अब बच्चों को ये नहीं समझ आ रही वो जाएं किधर। वो ये पूछते फिर रहे हैं, हिसाब लगवा रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। अगर इनके लिए रास्ते बनाए होते तो आज आसानी से कोई रास्ता चुन लेते अपने लिए। आपने साल में क्या रास्ते बनाए हैं? हमने कॉलेजेस नहीं बनाए, स्कूल्स नहीं बनाए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई। अब ये बच्चे सोचते हैं कि हम जाएं किधर। हाँ। वो मौके नहीं पैदा किए जो इन बच्चों के लिए होने चाहिए थे। अब सिर्फ हुक्मरान क्या कर रहे थे? अपने हॉस्पिटल चला रहे थे, अपने जाती स्कूल बना रहे थे। सर, उन पे पैसा लग रहा था कि इसलिए कि वहां से खुद पैसा इकट्ठा करो और इस मुल्क से बाहर निकालो। अब ऐसे कैसे चल सकता है? ये बच्चे इसीलिए परेशान हैं। आपने इनकी कितनी परेशानी में इजाफा या कमी की है, ये तो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन जाफरी साहब, वो जो सवाल साथ साथ कॉलर्स के थे, एक मेरी बहन थी जिसने कहा कि रात को डर लगता है, नमाज नहीं पढ़ने का दिल करता, उनका जरा बता दें। उनका है, अभी उनका स्टार्ट जो है ना बहुत वीक हाउस में गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है, वो जुमे के दिन चूटियों को चीनी डाला करें। अच्छा। तो ये इनकी आहिस्ता आहिस्ता नींद भी सही हो जाएगी और इनका ये खौफ जो है और नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता वो भी सही हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने अपनी बहन का पूछा था कि 10 साल हो गए शादी को, बेबी नहीं है उनका, 1993 में वो पैदा हुई है। लिख लिया था मैंने। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा स्टोन का, रूबी, उर्दू में याकूत कहते हैं। स्टोन उन्होंने भी पहना है, उसका भी मैं पूछ लूंगी आपसे। खान नहीं, ये वो स्टोन है जो प्राइम मिनिस्टर बनाता है। अच्छा, मैं औलाद के सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है रूबी पहने वो, और क्या कहते हैं, उनको चाहिए कि या मुसव्विर हो या वारिस हो की तस्बीह पढ़ें। अच्छा। या मुसव्विर हो या वारिस हो कि ये तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह उनको अगले साल ही खुशखबरी मिल जाएगी, इस साल के एंड में भी मिल सकती है। अच्छा ठीक है। एक और मेरी बहन थी, उन्होंने पूछा था 18 सितंबर 1999 को वो पैदा हुई, दिन 3:30 बजे। वो पर पढ़ाई का। जी बिल्कुल। अच्छा, उनका जो है ना, जैसे ये फैशन डिज़ाइनिंग होता है ना, आर्किटेक्ट बनना, फैशन डिज़ाइनिंग, वो उनके लिए अच्छी है। वो अच्छी है उनके लिए। चलिए ठीक है। अच्छा, उमैर हमारे साथ दुबई से कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई उमैर, क्या आप पूछना चाहेंगे? खान साहब के लिए कोई सवाल है? जी उमैर, बात कीजिए। ठीक है, हमारा सवाल है ना। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, बात करते रहे आप। अच्छा, मेरा सवाल है ना, मैं 10-12 साल से परदेश कर रहा हूँ ना। हाँ। तो मैं अभी कमाई नहीं हो रहा है, मेरे जिंदगी में बहुत परेशानियाँ हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। अभी मैं 12 साल से कतर में किया था, सऊदी में किया था, अफगानिस्तान में किया था, अभी दुबई आ गया, लेकिन मेरा वो नहीं ठीक नहीं है। अच्छा, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे भाई बता दें। अरे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/8/85। 11 दोबारा बताइए। 11/8/85। 11 अगस्त जी जी 1985। जी जी ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ रहे थे। थैंक यू, आपने हमें कॉल की। खान साहब, स्टोन की बात हो रही थी, ये अंगूठी क्यों पहनी? ये प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली अंगूठी है। हाँ जी। जाफरी साहब के मुताबिक, मैं नहीं कह रही, जाफरी साहब कह रहे हैं। और अगर अंगूठियों से बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता तो वो जो अंगूठियां बेचने वाले हैं ना, वो इधर सदर होते हैं, वजीर आजम होते हैं, वजीर आला होते हैं और सब मिनिस्टर बन के घूम रहे होते हैं। नहीं तो पहले जब आप क्रिकेट खेलते थे, जब तो नहीं मैंने कभी देखी। मैंने भी नहीं देखी, अचानक से ही आई है। तो ये अचानक कैसे आ गई? माइंड नहीं कीजिएगा, जाती सा सवाल है। और नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट के बाद जो मुझ में तब्दीली आई है
आप जानते हो कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा इस्लाम की तरफ नहीं था। ठीक है। उसके बाद फिर चेंजेस आई हैं तो अंगूठी पहन लिया आपने? ये बस ऐसे मैंने पहन लिया। खान साहब आप तो 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, पिछले चंद सालों से आपके हाथ में अंगूठी है और बहुत सारे जाफरी साहब जैसे दोस्त मिलते हैं, उन्होंने कहा पहन लो, तो फिर मैंने पहन लिया आपने। लोग तो कहते हैं कि शायद मैं आप इनको प्राइम एक मिनिस्टर स्टोन बनने के दूंगा लिए। इंशाल्लाह, फिर देखेगा आपकी जो ये आप काम कर रहे हैं इसमें जो रोड़े अटकाने वाले लोग बीच में आपके, ऐसे अभी आपने कहा उनको भी जाफरी साहब ना, मैं दूंगा सर, इनको गिफ्ट दूंगा। ये आपने सारी अंगूठियां बांट देनी है अपने वुज़रा में। और बिल्कुल ठीक है। जब से अब देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, आपने भी कहा, मैंने भी कहा भाई महंगाई, आपने मेकअप महंगा कर दिया खान साहब। मेरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपने महंगी कर दी। और मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियों को अपने असल चेहरे के साथ नजर आना चाहिए। ये वैसे बात, अब मर्द नहीं कर सकते तो आप हम पे भी पाबंदी लगाएंगे खान साहब? और नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो बाहर से चीजें आ रही हैं, हम चाहते हैं कि भी डॉलर हमारा मुल्क से बाहर नहीं जाए। सही। तो जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं हम उसको रोकना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको पता है डॉलर कहाँ जा रहा है, हमारा रुपए पे दिन ब दिन बोझ आ रहा है, चूंकि पैसा मुल्क से बाहर निकाला गया है। सारा पैसा मुल्क से बाहर जा चुका है। तो आप हमसे क्यों ले रहे हैं? उनसे लें जिनको जेलों में डाला है आपने। कुछ तो निकलवा लें उनसे। आपसे इसलिए ले रहा हूँ, आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि आपने पहले उन लोगों को लूटने से क्यों नहीं रोका? मतलब वो बदला आप हमसे लेंगे? अब वो आप उनसे बदला नहीं ले रहे, हमसे बदला ले रहे हैं। आप उनको रोकते तो ये हालत नहीं होती, ये बताएं मुझे। कैसे रोकते? गाड़ी के नीचे आ जाते, क्या करते, कैसे रोकते? हमें पहले मिले नहीं। और मैं तो 22 साल से शोर मचा रहा था, आप सुन नहीं रहे थे ना, शोर मचा रहे थे बस आप कुछ करते तो हमें पता चलता खान साहब आ रहे हैं। बस अभी बहुत ज्यादा देर नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, मैंने अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, वो आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे वज़ीर आज़म हाउस में, वो कब से आप एडमिशन देंगे मुझे उसमें? उसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पे हम वो काम हो रहा है उसके ऊपर, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कब बनाएंगे? 5 साल बाद, 10 साल बाद, कब बनेगी? कब? बहुत सारे काम है जाफर साहब करने वाले। चौधरी साहब के जिम्मे तो नहीं लगा दिया आपने काम फवाद चौधरी साहब के जिम्मे? फवाद चौधरी, एक तो फवाद चौधरी मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। अच्छा। हर दूसरी काम में टांग अड़ाता है। ये ना मुझे डर है कहीं प्राइम मिनिस्टर से मैंने टांग अड़ा दे। खान साहब आपने बंदे बड़े अजीब गरीब चुने, तो आप भी टांग अड़ा दीजिएगा फिर। नहीं, टांग पकड़ के खींचूंगा उसकी टांग, क्योंकि आप तो प्लेयर हैं। टांगे बड़े लोग खींच रहे हैं, मैं इस पे बात करूंगी। जाफरी साहब हमारे एक भाई थे दुबई से, उन्होंने पूछा था कि अच्छा, उनका जो है ना 12 साल से क्या करें? जी, उनका स्टार एक्चुअली ना तकरीबन 2017 से सैटर्न उनके 8th हाउस में गया हुआ है, तो ये बड़ी स्ट्रगल लाता है, ठीक है ना, जैसे अब इधर भी स्ट्रगल ही चल रही है, तो उनकी लाइफ इनकी लाइफ थोड़ी सी एक जगह जैसी स्ट्रगल में ना करें, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने का ना सोच ले जाफरी साहब। मैं इसीलिए उसको खुश कर रहा हूँ ना कि देखें जैसे ऐसे स्ट्रगल चल रही है। तो जनवरी 24 से 24 जनवरी 2020 से ये मेरे भाई की हालात ठीक हो जाएंगे, जैसे हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि कुछ हमारे भी हालात ठीक हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो इन सियासतदानों में घुस बैठी हूँ, आप परेशान हो रहे हैं। क्यों ना हो खान साहब, मैं इन जैसा नहीं हूँ, ये तो मिलकर लूट रहे थे। आप अकेले लूट रहे हैं। और मैं तो एक चाय का कप और 2 बिस्किट पे गुजारा करता हूँ। बाकियों को भी समोसे भी बंद कर दिए, बाकियों को भी गुजारा कराता हूँ, जो मेहमान आते हैं घर। आपने समोसे भी बंद करा दिए। गरीब मुल्क है, आप क्यों नहीं समझते हैं? हमारी आवाम जो है वो दिन ब दिन गरीब हो रही है। अब पैसे लोगों पे लुटाते रहेंगे तो फिर मैं कैसे खजाने की हिफाजत करूंगा? मैंने वादा किया आप लोगों से। खान साहब एक काम क्यों नहीं करते? बताइए। वो जो आपका घर कितने मरले का है, कैनाल का है, बनी गाला का, वो तो छोड़ दे जाफरी साहब, चलिए उसको बेच के कोई 5 मरले के घर में रह के और आवाम की खिदमत में पैसा लगाते हैं। वैसे जाफरी साहब, मैं खान साहब को इस मामले में अप्रिशिएट करूंगी, जहाँ पे बचत की बात आती है हमें खान साहब वहाँ पे नजर आते हैं। ट्रम्प से मिलने जाते हैं, पिशावरी चप्पल में जाते हैं, शलवार कमीज में जाते हैं और इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं। यकीनी तौर पर इस चीज़ पे अप्रिसिएशन इनकी बनती है। मेरे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, रुबीना मेरी बहन, उनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन, क्या जानना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटे, क्या मुझे पूछना है, मैंने 28 सितंबर जी 1988 की डेट ऑफ बर्थ है, दिन को 4 से 4:30 बजे पैदा हुआ था। ठीक है। कानपुर में। तो उसके शादी के बारे में और उसके कब तक सेट होगा, फ्यूचर के बारे में बताएं। और अच्छा। एक और छोटा बेटा है, उसकी है 2 जुलाई 1999। ठीक है। वो भी दिन में पैदा हुआ था, 2 से 2:30 बजे के। ठीक है।
बच्चे के बारे में बताएं, वो उसकी पढ़ाई वगैरह, उसके फ्यूचर के बारे में। ठीक है रुबीना, थैंक यू, हम अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर हुमैरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हुमैरा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 5/4/1983 जी, रात 8:15 बजे। ठीक है, साहिवाल में। हाँ जी। जी, शादी का मालूम करना है कि शादी में क्या रुकावट है, किस साल तक हो जाएगी और कैसी रहेगी। ठीक है, शादी के बारे में। ठीक है हुमैरा, अभी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मिसेज अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मिसेज अली, आप क्या जानना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अपने बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। हाँ जी, मेरे बेटे का नाम है विशान अहमद। ठीक है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1994। ठीक है। 26 टाइम है तकरीबन सुबह 9 और 10 के दरमियान उसका। ठीक है। तो मैम वो ना गया हुआ है यूके पढ़ने के लिए गया हुआ है मेरा बेटा। ठीक है। हाँ जी, तो वो ना मैं एक्चुअली ना वो उसका 1 साल रह गया, वो सेट होना चाहता है कनाडा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम उसके लिए आगे कब तक आया वो कनाडा सेट हो सकता है, कब तक हम अप्लाई करें आगे उसके लिए, उसकी क्या जो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मिसेस अली, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। हमारे साथ पहले थी कॉलर रुबीना, वो पूछना चाह रही थी अपने दोनों बेटों से मुतालिक, उनका फ्यूचर, उनकी स्टडीज़ वगैरह। पहला बेटा था 28 सितंबर 1988। उनका जो है ना, मैंने देख लिया, उनका एरीज वो बन रहा है मून साइन। ठीक है, उनका वो था कि आगे कैसा रहेगा। हाँ। तो ये जो नवंबर आ रहा है ना, 5 नवंबर या 4 नवंबर कह लें, उससे इनका स्टार खुल रहा है। अच्छा, ठीक है, वो तो अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है अगर बाहर जाने की प्लानिंग है तो उसमें कामयाब हो जाएंगे। और दूसरे बेटे का उन्होंने पूछा था, दूसरे का थोड़ा सा रुकावट आ रही है। हाँ, दूसरे का रुकावट आ रही है। वो जो होगी, आप उनको कहें कि सैटरडे के दिन काली चीज़ का सदका दिया करें, जैसे काली चाय की पत्ती, काला कपड़ा, काली चीज़ अमाउंट होनी चाहिए। नहीं, हस्बे तौफीक दे सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ तो हुमैरा थी, वो अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रही थी। डेट ऑफ बर्थ नहीं जल्दी, उन्होंने 5/4/1983 बताया था। 5 अप्रैल 1983। शादी नहीं हो पा रही, शादी कब तक मुतवक्के है और कैसी रहेगी? ठीक है, वैसे शादी का सवाल तो खान साहब से ना कर लिया जाए। नहीं, छोड़ दें, चले। अब तो खान साहब कर चुके हैं। अब कर चुके हैं माशाल्लाह, खुशबाश है। और कितनी करनी है? बस बहुत है, इतनी काफ़ी है। और अब इनका जो स्टार है ना, ये एक नाम सुना होगा आपने, सारसती। जब सैटर्न ख़राब पोजीशन में होता है तो वो उससे ये बच्ची का जो है ना स्टार गुजर रहा है। ये 24 जनवरी 2020 को ख़त्म हो रहा है, फिर इसके बाद इनकी शादी। चलिए इंशाल्लाह ताला। मिसेस अली ने अपने बेटे से शान का पूछा था कि वो यूके सेटल होना चाह रहा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ और 26/11/1994। 26 नवंबर 1994। जी ठीक है, 26/11/94। अच्छा, टाइम तो नहीं बताया था उन्होंने? टाइम उन्होंने बताया था सुबह 9 से 10 के दरमियान। सुबह 9 से 10, 9:30 कर लेते हैं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि कोई हर्डल नहीं, इनके लिए अच्छा होगा। इनके लिए बहुत अच्छा होगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ नवंबर से इनके हालात सही होने जा रहे हैं। चलें, अल्लाह का शुक्र है कि उनके नवंबर से हालात। हमारे हालात कब से खान साहब शुरू हो रहे हैं? मईशत के हवाले से क्या आप लोगों के प्लान है? इकॉनमी कैसे बेहतर होगी हमारी? देखिए, इसके लिए बहुत रात दिन हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ PIA को देखें तो इस साल वो प्रॉफिट में खसारा नहीं दिया उसने, कोई शक नहीं। रेलवे इस साल प्रॉफिट में खसारा नहीं है। और मवासलात का हमारा मुराद सही जो है, उसने प्रॉफिट दिखाया, वो बहुत मेहनत कर रहा है। फिर हमने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया है वो गरीब लोगों के लिए, जिसमें हम लोगों को 50 लाख घर देंगे। कब से देना शुरू करेंगे खान ये साहब? बिल्कुल बनने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। और पाकिस्तान में 50 लाख घर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा है पाकिस्तान। फिर आप देखिए, जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है लोगों को, 7,20,000 रुपए का एक ट्रीटमेंट है जो फ्री इलाज करा सकते हैं आप। हाँ, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये सब गरीब लोगों के लिए है। अब जितना पैसा होगा गरीबों पे लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। 30 साल में इस मुल्क को बर्बाद किया गया। लेकिन खान साहब, मईशत पे तो आपकी आजकल तवज्जो नहीं नजर आ रही, तो कश्मीर के ऊपर आप लोगों की क्या पॉलिसी? इंडिया के साथ कैसा डायलॉग आप लोग अब करेंगे? मुल्क के लिए क्या होगा? कश्मीर हमारा है। हाँ, ये कल भी हमारा था, इंशाल्लाह आज भी है और होगा हमारा इंशाल्लाह। हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने बिल्कुल कहा है कि हम उनकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये मोदी जानता है कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। पहले 6 त्यारे भेजे थे, 2 हमने गिराए हैं, 4 छोड़ दिए थे। मैं चाहता हूँ नहीं छोड़ने चाहिए थे। सही है। और आप भी इस मोदी को मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें हम माफ नहीं करेंगे। ये कश्मीर के मुसलमानों को 15 दिन से कर्फ्यू में रखा हुआ है।
भूखे प्यासे। अब बताइए कैसे एक इंसान रह सकता है? जुल्म। और ये लोग जो है, ये फासिस्ट, ये जो मोदी है, ये मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहा है। ये ईसाइयों के खिलाफ काम कर रहा है, सिखों के खिलाफ काम कर रहा है, अपने दलितों के खिलाफ ये काम कर रहा है, अपनी कम्युनिटीज के खिलाफ ये काम तो कर अब रहा है। ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि ये जो एटमी हथियार है ये किस बंदे के हाथ में चले गए हैं। ये किसी वक्त भी इस दुनिया को खतरे में डाल सकता है। हम तो अमन का पैगाम लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अमन के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ये तो खान साहब पूरी दुनिया को पता है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से ही देते हैं और माशाल्लाह से बड़े स्ट्रांग अपने स्टांस के ऊपर कायम रहते हैं। तो अभी आप लोगों का है कुछ डायलॉग होंगे, डायलॉग से मामला हल करेंगे या आप समझते हैं नहीं भाई बस हो गया? और हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अमन से हल हो। यहाँ पे अगर ये जंग शुरू हो गई तो पता नहीं कौन ख़त्म करेगा इसको, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। इसलिए कि ये पाकिस्तानी कौम ये मरने से नहीं डरती, ये हिंदू डरता है, उसको मौत का डर है। हमारा फौजी, हमारा बच्चा वो लड़ने के लिए तैयार है, आप पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब, कोई भी अपनी आवाम को जो आप मैसेज देना चाहें, जो लोग कश्मीर के हवाले से परेशान हैं, जो लोग मईशत के हवाले से परेशान हैं, जो लोग महंगाई के हवाले से परेशान हैं, आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर कितना वो ट्रस्ट करें, कितना इंतज़ार करें, कोई भी मैसेज जो आप दे सकें? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कश्मीर के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। और मुईशत के लिए मैं अपनी कौम से ये कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार और कर लें। हमने चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सेटल करना शुरू कर दिया है। इदारे बनने शुरू हो गए हैं, इदारों ने काम करना शुरू किया। इदारे काम कर रहे हैं तो ये चोर आज जेलों में पड़े हुए हैं। सही कह, इनको अब सजाएं मिलेंगी, ये पैसा वापस करेंगे, पैसा भी वापस आएगा, सजाएं भी मिलेंगी। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लेकर आए। अजीम जाफरी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात होगी आपके फिटनेस के हवाले से, कुछ बात होगी आपकी डाइटिंग के हवाले से। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फिटनेस से मुतालिक बात चलेगी, अभी पूरा आधा घंटा फिटनेस से मुतालिक बात होगी। इसके साथ साथ आपकी डाइट के हवाले से ख़ास तौर पे उन बच्चों की बात होगी जो इतने महीनों की छुट्टियों के बाद स्कूल की तरफ गए हैं, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे फैशन में आ जाती हैं, जैसे अभी आपने रिपोर्ट में देखा कीटो डाइट। हमें नहीं पता कि कीटो डाइट क्या है, बहुत सारी ख़वातीन हैं उनको नहीं पता, शायद आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना हो और आपका ये हो कि वज़न कम कर लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें वेट को कम करने के लिए आती हैं, मगर जब डाइट के हवाले से बात होती है तो उसमें आपका प्लान कितना होता है, डाइट प्लान कितना ऐड होता है, या आप बेतुके तरीके से डाइटिंग कर रहे होते हैं। कीटो डाइट है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं और क्या वाकई ये वज़न को कम कर सकती है? वज़न कम करने के साथ साथ क्या आपकी बॉडी भी फिट रह सकती है? ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे और हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से रहमान अब्बास फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू रहमान, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी ग़िज़ाइयत आयशा नासिर भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आयशा, आपका भी। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कीटो डाइट है क्या? मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको नाम पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि कीटो डाइट क्या है। देखिए, हमारी बॉडी काम करती है ग्लूकोज पे। हम सबको पता है कि ग्लूकोज चाहिए होता है, बॉडी उस पर काम करती है। कीटो डाइट में हम करते क्या है, बॉडी का मैकेनिज्म शिफ्ट कर देते हैं कीटोन्स पे। यानी कि वही बॉडी जिसको हम पहले चावल रोटी वगैरह देते हैं और वो उससे एनर्जी अपनी निकालती है और उससे काम करती है, वो फैट से काम करना शुरू कर देती है। फैट कंटेंट हमने हाई करना है। लेकिन इसमें होता है कि अल्लाह ताला ने एक हमारा नेचुरल निज़ाम बनाया हुआ है, कुछ सोच के बनाया हुआ है। जाहिर है एक नेचुरल चीज़ है। जो गेन करने वाली बातों से लग रहा है लोग मोटे नहीं हो सकते होंगे इससे? नहीं, उसमें क्योंकि वो फैट ही यूज़ हो रहा होता है हर काम करने के लिए। कीटोन्स पे शिफ्ट हो गई है बॉडी। पहले हमारा ग्लूकोज यूज़ हो रहा होता है, ग्लूकोज सारा ख़त्म कर दिया, अब कीटोन्स यूज़ हो रहे हैं। यानी कि जितना बॉडी पे पहले से स्टोर्ड फैट है वो यूज़ होने लग गया है जितने आप काम कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन इसका मसला ये आता है कि जैसे मैंने पहले कहा, अल्लाह ताला ने हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ है और कुछ सोच के बनाया हुआ है। हमें नहीं पता कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले इसका साइड इफ़ेक्ट हमारी हार्ट हेल्थ पे आता है, क्योंकि फ़ैट आप ज़्यादा कर रहे हैं।
फैट आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हार्ट हेल्थ को तो ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। शॉर्ट टर्म में वो नहीं करता, हमें लगता है कि नहीं इतना हार्ट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं आप 3 महीने कीटो डाइट करके चेक करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट्स हैं वो हार्ट की बेहतर हुई होती हैं, हार्ट लेवल आपका बेहतर हुआ होता है, हार्ट की हेल्थ बेहतर हुई होती है। वजह यह है कि जहाँ आपने 20 किलो कम किया है तो हार्ट की हेल्थ तो बेहतर हुई होगी ना। बहुत सारी शुगर भी कंट्रोल, जब आप कार्ब्स ही नहीं ले रहे तो शुगर तो आपकी कंट्रोल हो जाएगी, बट ये लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है, ये 3-4 महीने तो चलती है, उसके बाद फेलियर शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं वो तो मैं जानूंगी, मगर रहमान आपके पास जिम में ऐसे लड़के आते हैं, मुझे लगता है कि डाइटिंग की शौकीन सिर्फ लड़कियां नहीं होती, बहुत सारे लड़के भी होते हैं जो जिम में जाते हैं, फिटनेस के साथ साथ आपसे पूछते हैं, ऐसे आते हैं आपके पास लोग जो बहुत ज़्यादा क्रेजी पीपल्स, और आप मशवरा देते हैं करनी चाहिए? हाँ, लेकिन उसमें ये चीज़ें जैसे कीटो डाइट की मैं बात कर रही हूँ, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लॉन्ग टर्म नहीं करना, सेकेंडली अगर क्योंकि इसमें 0 कार्ब है, मिनिमम 2% कार्ब है, तो उसमें डिहाइड्रेशन या कुछ इस तरह से मूड स्विंग करेगा, बार बार चिड़चिड़ापन आएगा, ये होता है ऐसा। लेकिन उसमें ऐसा है कि अगर जिन्होंने करना है तो वंस अ वीक वो थोड़ा सा कार्ब ले सकते हैं, फिर इतना मूड स्विंग नहीं करेगा। दूसरी बात, कीटो डाइट जस्ट पीस ऑफ पेपर नहीं है कि न्यूट्रिशनिस्ट से आपने पेपर बनवा लिया, सारा कुछ कर लिया, उसके साथ ट्रेनिंग भी उतनी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग कौन सी चाहिए? उसमें आपने नॉर्मल कार्डियो करना है और इंटेंस वर्कआउट करना है। अच्छा, इंटेंस वर्कआउट में हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज, जैसे नॉर्मली हम 10 रैप्स करते हैं, लेकिन उसमें हमने 30 रैप्स तक जाना है। सेकेंड फार्मूला ये कि आपने 4 एक्सरसाइजेस की कम्बिनेशन करनी है नॉन स्टॉप। इंटेंस वर्कआउट इंटेंसिटी चाहिए ताकि जितना ब्लड फ्लो करेगा आपकी स्किन में जितनी फैट है वो फ्लश होगी और आपका हार्ट बीट थोड़ा अप होगा, स्टेमिना बनेगा। मे बी उस वक्त ऐसा लगे कि स्टेमिना थोड़ा सा डाउन है। अच्छा, लेकिन आपने 30 मिनट में इंटेंस वर्कआउट करना है, ये कंपल्सरी है। अच्छा, आप मतलब कितना बताते हैं कि जो कीटो डाइट अगर आप यूज़ करते हैं और फिटनेस के लिए जिम भी ज्वाइन करते हैं तो कितना वेट आपका जो है वो आप गिरा लेते हो नीचे, और कितना आपके वो हेल्थ? देखिए, नॉर्मली ये है कि पहली बात तो बिगनर ना करे, जिसको थोड़ा सा ट्रेनिंग में स्टेमिना हो गया, ये डाइट उसने एक दफ़ा की हो, क्योंकि फर्स्ट वो करेगा तो वो तो एकदम परेशान हो जाएगा, वो कहेगा पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि कार्ब नहीं जाना, मूड स्विंग करेगा, बार बार गुस्सा आएगा, वो कहेंगे जी छोड़ दो। दूसरी बात ये कि इसके साथ जो ट्रेनिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाना। ठीक, इसको मैक्सिमम तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है 3 मंथ का, आप इसको 2 या 8 वीक में साथ डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड कि वो पर्सन का स्टेमिना कितना है। ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 2% स्टेमिना है, मैं डाइट पेपर भी बनवा लेता हूँ, मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, लेकिन मैं जब प्रैक्टिकली आता हूँ तो वो मुझसे चीज़ें नहीं होंगी। हमने पहले ये देखना है कि वो क्लाइंट उसका स्टेमिना कितना है, हमने उसको रिकमेंड करना है और कितनी देर के लिए रिकमेंड करना है। ये नहीं कि अभी ये देख लिया और इसको मैं करता जाऊँ और एकदम, क्योंकि हार्मोन जो है ना वो भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें आपके अंदर से चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा आयशा, कीटो डाइट में जैसे फैट के हवाले से आपने बात की, बेसिक चीज़ें कौन सी हैं? कोई अगर प्लान बनवाने आता है कीटो डाइट का तो उसमें ये चीज़ें ऐड होती हैं? देखिए, इसमें कार्ब निकल जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारी सब्जियों में भी होता है, जैसे गाजर वगैरह हो गई, आलू हो गए, ये सारा निकल जाता है। फ्रूट सारे के सारे निकल जाते हैं। फायदेमंद है जो आप निकाल देते हो भाई कीटो डाइट। देखिए, फ्रूट के सबसे ज़्यादा फायदे हैं, फ्रूट और सब्जियों के दोनों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मिनरल्स, वाइटामिन आपको सारे इधर से ही आते हैं, जो आपकी स्किन के लिए, नेल्स वगैरह के लिए, इवन आपकी आंखों के लिए भी जो अच्छे हैं वो सारे के सारे इन्हीं चीज़ों में हैं। तो अगर आप कीटो डाइट, अव्वल तो मैं रिकमेंड ही नहीं करती, कीटो डाइट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो साथ मल्टीविटामिन ज़रूर लें ताकि कोई किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो। इसमें होता क्या, हमने फ़ैट को बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी दूध, सब्जियाँ, फ्रूट, रोटी, चावल, ये सब हमने निकाल देना है और हमने बढ़ा देना है फ़ैट, यानी कि चीज़ वगैरह और मज़ीद इस तरह की चीज़ें आप बढ़ा देते हैं। जैसे अलसी है, अलसी हो गया, जितने सीड्स वगैरह हैं वो बढ़ा दिए। देसी घी का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, गोश्त का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जिसे प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। जैसे देसी घी में आपने गोश्त बना के खाना है और साथ में अगर आपने सब्ज़ी लेनी भी है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जैसे जितनी भी पत्ते वाली सब्जियाँ वो आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नाश्ता भी करना है तो अंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो देसी घी में बना लें। अगेन आपने मैकेनिज्म शिफ्ट किया, बहुत सारी चीज़ों से आप महरूम भी हो जाएंगे। आपने हार्ट से रिलेटेड बताया, और मज़ीद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कीटो डाइट की वजह से आ जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर? देखें, कीटो डाइट डिहाइड्रेशन बहुत बुरी
डिहाइड्रेशन को लेके आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला इसके साथ शुरू हो जाता है क्योंकि फाइबर आपके अंदर इतना ज़्यादा जा ही नहीं रहा। और जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं उसमें यही आता है, डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। फिर शुगर के पेशेंट्स, क्योंकि शुगर डाउन होना शुरू हो जाती है। जिसको शुगर का मसला है उसने देखा हाँ भाई कीटो डाइट बहुत चल रही है, उसने खुद से कीटो डाइट शुरू कर दी, ग्लूकोज लेवल लो होना शुरू हो जाता है और उनकी फिर शुगर भी लो हो जाती है। तो और फिर किडनी का जिसको मसला है, क्योंकि प्रोटीन यानी गोश्त तो है ही और वो तीनों वक्त में आप अंडा खा रहे हैं या गोश्त देसी घी में बना के खा रहे हैं, तो जिनका किडनी का मसला है वो भी कोशिश करें कि वो कीटो डाइट को। अच्छा, इसमें वेट कितना गिरता है रहमान? अच्छा, पहली बात तो ये कि पर्सन पे डिपेंड करता है कि एज वाइज वो भी ये चीज़ें जो नॉर्मल अगर आप ट्रेनिंग करते हो ना तो 6 किलो गिरता है, कंफर्म गिरता है। और अगर आप इसको स्ट्रिक्टली 1 मंथ, क्योंकि इसको आप 1 मंथ से ऊपर ना लेके जाएं, मैक्सिमम 6 वीक, हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी हो ना तो 6 वीक, तो उसमें 8 to 10 किलो। अच्छा, 8 to 10 kg आप अपना गिरा लेते हो वेट, लेकिन उसमें प्रॉपर वर्कआउट। हाँ, ये याद रखें, आपने एक कोई चीज़ इंटेंसिटी बढ़ानी है, अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो करना है, फैट बर्न करनी है। डाइट तो आप कर रहे हो, ठीक है, अब उस रिदम में आपने ट्रेनिंग भी करनी है। बिल्कुल, लेकिन मैं पर्सनली जो प्रेफर करती हूँ, मैं कहती हूँ आप डाइट अपनी अच्छी रखें, ओवर ना जाएं, फैटी चीज़ों की तरफ ना जाएं, हाई कैलोरीज की तरफ ना जाएं, मगर अपना वर्कआउट ज़रूर करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते, जॉगिंग करें, वॉक पे चले जाएं, मगर अपना वर्कआउट करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा चलाते रहें। जैसे आपको गाड़ी को डेली थोड़ा सा चलाना पड़ता है, इंजन को गर्म करना पड़ता है। मुझे ये बताएगा आयशा, बहुत सारे बच्चे जैसे बाकायदा तौर पे स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, बच्चों की एक रूटीन पूरी डिस्टर्ब हुई होती है इन 2-3 महीनों के अंदर कि ये नहीं खाना, वो खाना है। अब एक तो सुबह उठना मुश्किल है, फिर सुबह उठ के खाली पेट में डालना बहुत मुश्किल काम होता है, तो बच्चों के लिए कौन सी डाइट अच्छी है अब चूंकि उनका स्कूल शुरू हो चुका है, ब्रेकफास्ट में भी और लंच में क्या देना होगा? देखिए, बच्चों के लिए ना कलरफुल डाइट सबसे अच्छी, कलरफुल बैलेंस डाइट, क्योंकि बच्चे वो रोटी चावल वो इस तरह नहीं लेते। हाँ, अगर आपने जैसे सैंडविच बना दिया ब्राउन ब्रेड का, उसके ऊपर आपने कोई शेप उसकी बना दी है, तो बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उस चीज़ को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कलरफुल हो, जितना कलरफुल, जितने आप कलर्स ऐड करेंगे बच्चों को उतना अच्छा लगेगा। और फिर बच्चों की प्रेफरेंसेस भी देखनी होती हैं। अगर आपका बच्चा अंडा नहीं खाता तो आप उसको कबाब ट्राई करा लें, कबाब नहीं खाता आप चीज़ ट्राई करा लें। मतलब जो चीज़ बच्चा पसंद करता है, एक तो वो उसके पसंद का नाश्ता मगर हेल्दी होनी चाहिए। घर की बनी हुई चीज़ को प्रेफर करें। जो माएँ बाहर के पराठे वगैरह जो डब्बे के होते हैं, 3 महीने बाहर के पराठे अपने बच्चे को खिलाएं, दूध की बजाय कोल्ड ड्रिंक दी है, जूस की बजाय उसने कुछ और बना के दे दिया है, तो वो तो माएँ ही बेहतर जान सकती हैं। हमारे साथ नौरीन कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी नौरीन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन जो डाइटिशियन बैठी उनसे पहले तो ये है कि अभी ये अलसी का इस्तेमाल बता रही थी जी, ये पूछना है कि अलसी कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें, और दूसरा ये कि इसे वजन तो नहीं बढ़ता ये अलसी का, या हम कोई और चीज़ इस्तेमाल करें, इनसे वेट गेन तो नहीं होता? ठीक है, थैंक यू नौरीन। अभी पूछ लेते हैं आयशा से, आपका सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। अच्छा रहमान, हमारे जो पहले कॉलर मौजूद थे जिनकी मैं आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, वो पूछ रहे थे वजन कैसे कम किया जा सकता है, किस तरीके से कम किया जा सकता है? अच्छा, उसमें तो प्रॉपर ये कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे आना पड़ेगा। अच्छा। उसके अलावा स्टार्टिंग जो है ना, आपको कार्डियो करना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, जॉगिंग करनी है आपने, और बेसिक वर्कआउट करना, क्योंकि इस स्टेज से आप गुजरोगे तो तभी वो आगे प्रोसेस शुरू होगा। वेट कम के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं? और वैसे भी वीक का आगाज़ है, आपको पूरा हफ्ता अपने आप को फिट या थोड़ा तरोताज़ा रखना होता है, काम के लिए एक्टिव करना होता है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के आपका मूड बड़ा चिड़चिड़ा हुआ होता है, और ख़ासतौर पे जब वीकेंड गुजरता है ना, तो उसके बाद वैसे भी ये नहीं कि आपने मंडे नहीं आना चाहिए कभी भी, ट्यूसडे तक बात चली जाए, मंडे कभी नहीं आना चाहिए। अच्छा, रुबीना ने हमसे पूछा था आयशा कि अलसी का इस्तेमाल कैसे और कितनी मिकदार में हम कर सकते हैं, और वेट के लिए कितना मतलब है? अगर कीटो डाइट में अगर आप इस्तेमाल करें फिर तो ये वज़न नहीं बढ़ाएगी। अगर आप आम रूटीन में इस्तेमाल करें तो 1/4 से आधा चाय का चम्मच, 1/4 से ½ टीस्पून चाय का चम्मच दादर करके। दादर क्या होता है, उसके
फ्लेक्स बना के, यानी कि वो जो चट्टू बट्टा होता है उसमें पीस के अच्छी तरह से। चट्टू बट्टा वैसे खवातीन को ज्यादा समझ आता है, चट्टू बट्टे में आपने पीसना है। इसको ग्राइंड नहीं करना, वो सारी ग्राइंडर के साथ लग जाती है। इसको ग्राइंड हरगिज़ नहीं करना, इसको पहले से दादर करके नहीं रखना, इसको फ्रेशली दादर करना है, वरना जैसे सेब काला हो जाता है, आप पहले से काट के रखें। ये काली होती है तो हमें इतना पता नहीं चलता है इसका। बहुत अच्छी चीज़ है हार्मोन्स के लिए, फीमेल हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छी है। और किसी को हार्मोन्स का नहीं भी मसला ना, तो वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप यूज़ कर सकते हैं इसे बिल्कुल। 1/4 टीस्पून आप डेली, 1/4 to ½ टीस्पून आप डेली, और सैलड के ऊपर आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रहमान से थोड़ी एक्सरसाइजेज भी हम देख लेते हैं कि वज़न को कम करने के लिए ख़ास तौर पे। देखिए पहले तो अपनी डाइट को आप लोग कंट्रोल करें, वज़न कोई मतलब हवा में थोड़ी ना कम हो जाता है। ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि जब तक आप रूटीन नहीं बनाएंगे ये चीज़ें नहीं फ़र्क पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइजेज जो इंटेंस वर्कआउट है, क्योंकि आज कीटो डाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी एक्सरसाइजेज जो इंटेंसिटी हो, जिसमें नॉर्मल एक्सरसाइजेज, क्योंकि ये बिगनर ना करे, और क्योंकि प्रॉब्लम होगी थोड़ी, क्योंकि उसका मूड स्विंग करेगा, वैसे भी चिड़चिड़ा होगा, वो कहेगा छोड़ दो यार ये क्या करके करना है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपने स्ट्रेचिंग करनी है नॉर्मली, जिस तरह भी आप कर सकते हैं। मूवमेंट आपने करनी है, लेग स्ट्रेच करनी है, देन आपने एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ, इंटेंस वर्कआउट है। नॉर्मली डंबल्स आप ले लें और इसको आप पोजीशन, देन इसको आप विदाउट वेट भी कर सकते हैं। वेट अगर नहीं है तो आप इसको स्टार्ट विदाउट कर लें। 1 grip, 2 grip, 3 grip, 4 grip। अच्छा रहमान जी, मैं देखी स्ट्रेचिंग वाली है, काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी भी स्ट्रेच हो रही है, इससे आपके पेट पे कोई इफेक्ट आता है? ओवरऑल, क्योंकि इंटेंसिटी वर्कआउट ऐसा है कि जिसमें ओवरऑल जो है ना आपके मसल मूव करेंगे। कंपाउंड मसल एक्सरसाइज इसको नॉर्मली आप कह लें, इंटेंस वर्कआउट कह लें, पावर ट्रेनिंग कह लें, ये सब इसमें अपर आपका पोर्शन जो है वो ओवरऑल आपके थाइस भी, क्योंकि अगर मैं विद वेट करूँगा तो वो ज़्यादा होगा। अभी तो मैंने 4 रैप्स लगाए हैं, तो ये कंडीशन है। आपने इसको मैक्सिमम रैप्स तक लेके जाना है। आपने स्टैमिना और कैलोरीज आपकी कंफर्म बर्न होगी। ये इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है। अच्छा, लेकिन वो लोग जिनका हफ्ते का आगाज़ जैसे होता है रहमान, और मंडे आपके लिए बड़ा बोरिंग होता है, चिड़चिड़ाहट वाला होता है, तो वो सुबह सुबह उठ के कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें, या अपने पूरे वीक में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रख लें जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो? गुड। उसमें पुलअप आपने करना है कंफर्म। सेकंड, पुशअप्स आपने करने हैं। पुशअप्स आपके डिफरेंट फॉर्म्स में हो। फर्स्ट, हाथों की पोजीशन आपके शोल्डर जितना आपके विड्थ है वो हो। उसके बाद आपने करना है हाथों की पोजीशन को इस तरह वी शेप में करके क्लोज करके स्टार में, वो आपने पुशअप्स करने। ये बेसिक है। इसमें ओवरऑल शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट मसल मूव। जो आपने हाथों वाला बताया, इसके जरा पुशअप करके दिखा दें, लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाता है। हाथों को इस तरह की पोजीशन को 2 3 4। ओके। आपके ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट। वैसे रहमान आपकी आदत बनी हुई, इसलिए आपने बड़े आराम से कर लिया, मुझे देख के पता चल रहा है बड़ी मुश्किल काम है जो आप इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट जो है ना आपने बेसिक जो है ना पुशअप्स आपने करने हैं, क्योंकि आफ्टर 1 वीक आपका दिल करेगा कि इसके रेपिटेशन या ज़्यादा या कुछ एंगल ऐसा चेंज हो। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट तो बिगनर ये करना है, कोई भी है, ये बिगनर एक्सरसाइजेज है, पुशअप और पुलअप्स आपने ये करना है बेसिक। ये किसी एज में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे साथ कॉलर है शबाना, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरी बहन शबाना, क्या जानना चाहेंगी आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बेटी, मैंने बताया मेरी बेटी है 14 साल की, तो उसका वेट बहुत ज्यादा है। कितना वेट है उसका? वेट तकरीबन 19 है उसका वेट। 90? आप 90 किलो कह रही हैं? हाँ जी। जी 14 साल की बेटी है आपकी? जी जी 14 साल की। अच्छा, पैदाइश से इतना उसका वजन बढ़ता आ रहा है या अभी अचानक से बढ़ा? नहीं, बचपन से ही। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपने वेट कम करने का पूछना है उनके? जी जी ठीक है मेरी बहन, अभी पूछ लेते हैं आपकी बेटी का क्या मसला है। थैंक यू आपने कॉल की। मेरे एक और भाई जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। जी जाहिद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे रहमान साहब से ये पूछना है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और अभी रिसेंटली मैं 6 महीने ट्रेनिंग कर आया हूँ। ठीक है। और वहाँ पर इंटेंस एक्सरसाइजेज होती थी। सुबह जो है वो पीटी 5:30 बजे उठते थे और 3 वक्त का खाना था, तो मैंने दोपहर का खाना स्किप कर दिया था कि मैं अपना वेट कम करूँ। ट्रेनिंग पे जाने से पहले 92 kg मेरा वेट हो गया था और सिर्फ पेट का ही मसला है, ज्यादा मतलब पूरे जिस्म पर फैट नहीं है, पेट मेरा निकला हुआ है।
उसको कम करने के लिए मैंने वहाँ पर हमारा जो ट्रेनिंग कॉलेज में जिम था वो भी ज्वाइन किया, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर ट्रेनिंग 6 महीने की कंप्लीट करके आया हूँ तो सिर्फ 2 kg कम हुआ है। तो मुझे ये मालूम करना है कि यानी कि क्या वजह हुई थी कि मैंने वहाँ पर खाने में अपनी डाइट पे कंट्रोल रखा, एक्सरसाइजेज इतनी की और फिर भी मेरा वेट मेरे भाई आप मुझे बताएं, आपकी एक तो उम्र कितनी है और आपको जो खाना दिया जाता रहा वहाँ पर उसमें क्या चीज आप ज्यादा खाते रहे हैं? मैम वहाँ पर तो प्रोटीन्स मतलब ये अपना समझ लें गोश्त होता था और मेन्यू बना हुआ था, और सुबह को खास तौर पर हमें जो है ना वहाँ पर छोले और चने की दाल वगैरह ये खास तौर पर ज्यादा होती थी। और मेरी एज इस वक्त 38 ईयर्स है। 38 है मेरे भाई, इस लिहाज से तो आपका वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी हम पूछ लेते हैं रहमान से क्या मामला है। ये रहमान की जाहिद का ही बता दें, वैसे बड़ी हैरानी की बात बता रहे हैं, 92 kg इनका वेट और 6 महीने की ट्रेनिंग में सिर्फ 2 किलो इन्होंने लूज किया अपना। अच्छा, उसमें ये है कि पहली बात तो ये है कि डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट ट्रेनिंग्स है, कोई ऐसा इतना इशू नहीं है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, या तो आपका वेट कट डाउन होगा या इंचज़ में फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें आती हैं, तो इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं है। अगर डाइट पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक डाइट पैटर्न को अगर मैं भी बार बार करूँगा ना तो एकदम इतनी चेंजेस नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 3 मंथ का एक पैटर्न कर रहा हूँ, आफ्टर 3 मंथ मैं फिर उसको करूँगा, मे भी इतना इफेक्ट ना आए, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आनी चाहिए। और अपने स्ट्रेंथ वर्कआउट इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जिस्म को एक रिदम, एक सर्कल में आप लेके आए हो, एक शेप में। समटाइम ऐसा होता है कि 4 वीक्स के बाद चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि आप में इंचेस में फ़र्क आ गया, लेकिन शो ऑफ ऐसा हो रहा है कि शायद वेट कम नहीं हुआ, स्ट्रेंथ शेप अप हो गया होगा, लेकिन उसको कंटिन्यू आपने थोड़ा सा रखना है। और डाइट पैटर्न आप थोड़ा सा आगे पीछे आप चेंज करते रहे मूड के हिसाब से, क्योंकि वेदर ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, बस फटाफट 30 सेकंड्स में बता दें, शबाना ने अपनी बेटी के लिए पूछा था कोई खास एक्सरसाइज, 14 साल की बेटी है उनकी। यस, इस एज के लिए आपने स्ट्रेचिंग योगा एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मसल मोबिलिटी उसको बढ़ाना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने करनी है, वॉक की आदत डालें और अपने उनकी डाइट में से फैट जो है ना बाहर की बैड फैट उसको हटाएं, गुड फैट थोड़ी रखें और कार्ब लेस कर दें, मॉडरेट लेवल। ओके आयशा, जल्दी से बता दें कि शबाना अपनी बेटी की डाइट में कौन सी चीज़ ऐड करें और किस चीज़ को वो फौरी तौर पे रिमूव करें। सबसे पहले तो अपनी बच्ची के सारे एक दफ़ा टेस्ट करा लें, हो सकता है कोई अंडरलाइंग इशू हो जो हमें पता ना चल रहा हो। जहाँ तक बात है डाइट की, तो डाइट में सैलड्स वगैरह ऐड करें, बहुत ज़्यादा फ्रूट एक वक्त में नहीं देना, दूध के साथ फ्रूट नहीं देना, दूध को स्नैक में इस्तेमाल करना है, खाने के फ़ौरन बाद दूध नहीं ले लेना, रोटी चावल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें और गोश्त का इस्तेमाल जो है वो मॉडरेशन में किया। ठीक है, चलिए इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया रहमान, आप भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू आयशा, आपने भी अपना वक्त निकाला। मुझे दीजिए आप इजाजत, और आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।